हेलो दोस्तों, राजपूत ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में समय समय पर पारित विभिन्न अधिनियमों की चर्चा करेंगे, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे 1909 के भारत परिषद अधिनियम की। तो इसमें देखिए, 1909 के भारत परिषद अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किस वर्ष लागू हुआ था? 10 जनवरी 1910 में। ये पारित कब होता है? ये होता है 9 में। और लागू कब होता है? जनवरी जनवरी 1910 में। 1909 ये इसके बाद 1919 वाला था। 1909 के अधिनियम के द्वारा वायसराय के केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी जाती है? 60 सदस्य कर दी जाती है। 1909 के अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद में कुल सदस्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? ये हो गई 69 हो गई, 69। आगे देखते हैं। मानव के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई थी, यही इसी 1909 के अधिनियम द्वारा। भारत परिषद अधिनियम 1909 1909 के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था द्वारा भविष्य में देश विभाजन की आधारशिला तैयार करने वाला अधिनियम ही यही था। 1909 का 1909 का अधिनियम ही था जो भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी था। और इसमें कहा भी गया था, इन्होंने कहा था कि हम इस नियम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कहा गया था कि हम नाक के बीज बो रहे हैं जिसके फल बहुत ही विषैले होंगे। लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों के निर्वाचन संबंधी कौन सी सुविधाएं प्रदान की थी? पृथक निर्वाचन। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के जन्मदाता माना जाता है लॉर्ड मिंटो को। भारत सचिव लॉर्ड मॉर्लेन ने निर्वाचन हेतु किस निर्वाचक मंडल की सिफारिश की थी? मिश्रित निर्वाचन मंडल की। वह अधिनियम जिसके द्वारा विधि निर्मात्री परिषद का नाम सर्वप्रथम व्यवस्थापिका रखा गया था, विधि निर्मात्री परिषद का नाम व्यवस्थापिका रखा गया था, भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। सुधारों की प्रकृति और प्रतिनिधित्व विस्तार के संदर्भ में रिपोर्ट देने हेतु लॉर्ड मिंटो द्वारा नियुक्त की गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? A.T. अरुंडेल थे इस समिति के अध्यक्ष। किस समिति के? सुधारों की प्रकृति और प्रतिनिधित्व विस्तार के संदर्भ में रिपोर्ट देने के लिए लॉर्ड मिंटो द्वारा नियुक्त की गई जो समिति थी, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? A.T. अरुंडेल थे। अब देखिए आगे, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किसे प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, जो 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय सदस्य रहे। इन्हें वायसराय के द्वारा नियुक्त किया गया है ना। केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की व्यवस्था और शक्तियों का विस्तार का अधिनियम था 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 के परिषद कानून के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं सभाओं में सदस्यों के संदर्भ में बनाए जाने वाले अधिनियमों के लिए क्या आवश्यक था? इसके लिए क्या आवश्यक था? परिषद भारतीय सचिव की स्वीकृति प्रदान करना। इस अधिनियम के लिए ये आवश्यक था कि इसमें भारत सचिव की भी जो स्वीकृति होनी चाहिए। 1909 के परिषद कानून के अनुसार विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों की कितनी श्रेणियां थी? ये विशिष्ट निर्वाचन 3 श्रेणी थी। विधायी परिषदों के पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? 1909 के अधिनियम द्वारा इन्हें पूरक प्रश्न पूछने का अवसर प्राप्त होता है। विधायी परिषदों में लोकहित के विषयों को प्रस्तुत करने का अधिकार देने वाला अधिनियम था। अब देखिए, यहाँ पर विधायी परिषदों में लोकहित विषयों को प्रस्तुत करने का अधिकार देने वाला अधिनियम कौन सा था? यही था 1909 का भारत परिषद अधिनियम। भारतीय शासन अधिनियम जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। क्या है इसमें? भारत सरकार
अधिनियम 1919 के आधार सामग्री थी क्या थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के ही आधार पर इस अधिनियम को लाया गया 1919 का अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1919 का उद्देश्य क्या था? भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए ही इसे लाया जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रस्तावना में समावेश था अगस्त घोषणा के मूल सिद्धांतों का समावेश था, जिसमें 1919 के भारत सरकार अधिनियम 1919 में इसका समावेश था। किसका? अगस्त घोषणा के मूल सिद्धांतों का। ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम 1919 कब पारित किया गया था? दिसंबर 1919 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 कब लागू होता है? ये लागू होता है 3 जनवरी 1921 में। ये कब ब्रिटिश संसद में कब आ रहा है? ये दिसंबर 1919 में आया और लागू कब हुआ? 3 जनवरी 1921 को। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए किस प्रणाली को अपनाया था? ये द्वैध प्रणाली, डायरार्की सिस्टम है ना। इस प्रणाली को अपनाया कब? 1919 के भारतीय सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद की शक्तियों का विभाजन कितने भागों में किया गया था? 2 भागों में, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषयों पर राज्य सरकार के गवर्नर किसी सलाह पर कार्य करते थे? मंत्रियों की सलाह पर कार्य करते थे। किसकी सलाह पर कार्य करते थे? मंत्रियों की सलाह पर कार्य करते थे। कौन? राज्य के गवर्नर। आरक्षित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे? कार्यकारी परिषद। आरक्षित पर किसकी सलाह पर? कार्यकारी परिषद की सलाह पर। और हस्तांतरित में किसकी सलाह पर? मंत्रियों की सलाह पर। पहली बार किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में विभाजन किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में विभाजन किया गया। 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय और केंद्रीय सरकार के बीच शक्ति विभाजन किया गया था। किस आधार पर किया गया था? न्यायगमन नियमों के अनुसार किया गया था केंद्रीय और प्रांतीय सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान में सरकार को एकात्मक से संघात्मक में परिवर्तित करने हेतु पृष्ठभूमि तैयार करने वाला कानून कौन सा था? यह था भारत सरकार अधिनियम 1919। कहाँ से ये क्या करता है? एकात्मक से संघात्मक रूप में परिवर्तित करता है। 1919 के अधिनियम के अधीन केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के मध्य विवादों की स्थिति में मान्य मत किसका होता था? केंद्र सरकार का होता था। नियम का झुकाव किस तरफ था? संघात्मक सरकार की तरफ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार प्रांतीय स्तर पर विषय में भ्रम की स्थिति में किसका स्पष्टीकरण, मत और निर्णय अंतिम होता था? गवर्नर का। भारत में गवर्नर के अधीन कितने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी? कितने प्रांतों में? ये 9 प्रांतों में लागू की गई थी द्वैध शासन प्रणाली। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतों में स्थापित होने वाली विधान परिषदें किस प्रकार की थी? एक सदनीय प्रकार की थी। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं के लिए पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी? 1919 के अधिनियम द्वारा। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था किन वर्गों के लिए की गई थी? सिखों, भारतीय ईसाई, यूरोपीय और आंग्ल भारतीयों के लिए की गई थी। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधान परिषदों दलित वर्ग, श्रमिक आदि के लिए प्रतिनिधित्व देने के लिए व्यवस्था की गई थी मनोनयन के द्वारा। मनोनयन होता था इनका दलित और श्रमिक। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय विधान परिषद के निर्वाचन हेतु मतदान की शर्तें किस प्रकार निर्धारित की जाती थी? ये निर्धारित की जाती थी अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग। प्रांतीय विधानमंडल में प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा दिया गया था। यह विधि बनाने का अधिकार प्रांतीय विषयों पर प्रांतीय विधानमंडलों को किस अधिनियम द्वारा प्रतिवर्ष विधानमंडल के समक्ष बजट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया? 1919 के द्वारा ही बजट प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया।
भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतीय विधानसभा का कार्यकाल कितना निर्धारित किया जाता है? ये 3 वर्ष का निर्धारित किया जाता है। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत विधानसभा सत्र बुलाने, स्थगित करने और भंग करने की शक्ति निहित थी किसमें? गवर्नर में निहित थी। किस प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली से संतोषजनक ढंग से कार्य किया था? किसने? पंजाब में किया गया था। गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रह सकेगा, यह व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा थी? मंत्री जो था गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रह सकेगा, यह व्यवस्था थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत गवर्नर अध्यादेश जारी किए जाने हेतु वांछित शर्त क्या थी? वायसराय की अनुमति इसमें आवश्यक थी अध्यादेश जारी करने के लिए। किस अधिनियम द्वारा केंद्र में प्रथम बार द्विसदनीय विधानसभा स्थापित की गई थी? 1919 के अधिनियम के द्वारा। वह अधिनियम जिसके द्वारा प्रथमतः राज्यसभा स्थापित की गई थी वह था भारत सरकार अधिनियम 1919। इसके द्वारा क्या होता है? पहले तो देखिए बजट भी होता है और इसमें राज्यसभा स्थापित होती है। 1919 के अधिनियम के द्वारा स्थापित राज्यसभा का कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष का था। अब क्या है? अब 6 वर्ष का है और 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होते हैं? सेवा मुक्त होते रहते हैं। 1919 के अधिनियम के अनुसार विधानसभा में कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था? कर वृद्धि विषयक सभी प्रस्ताव, आर्थिक बिल। 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत सचिव की परिषद की संख्या पुनर्निर्धारित की गई थी, न्यूनतम 8 और अधिकतम 12। 1919 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या पुनर्निर्धारित की गई थी, कितनी? 3। 2 से बढ़ाकर कितनी हो गई थी? 3 हो गई थी। 1919 के अधिनियम के अनुसार किन विषयों पर भारतीय परिषद का मत अति आवश्यक था? आय व्यय और अखिल भारतीय सेवा संबंधी नियम पर भारतीय परिषद का मत अति आवश्यक था। किस अधिनियम द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया था? यह 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन हुआ। किस अधिनियम द्वारा प्रावधान किया गया कि केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट अलग अलग पेश होंगे? ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा बजट का प्रावधान करते के साथ साथ में क्या किया गया? केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट अलग अलग पेश होंगे। किस अधिनियम के द्वारा पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन केंद्रीय सरकार में विनिहित विषय कौन कौन से थे? नाविक, सेना, बाह्य संबंध, भारतीय राजाओं से संबंध, रेलवे, डाक, तार, मुद्रण, ऋण आय के साधन, फौजदारी और दीवानी कानून, अखिल भारतीय सेवाएं, ये सब केस में सम्मिलित थे। भारतीय सरकार अधिनियम ये केंद्र में निहित थे, केंद्र सरकार में। और किस अधिनियम के अंतर्गत? ये भारतीय सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतीय सरकारों में निहित विषय थे, कौन कौन से थे? प्रांतीय सरकारों के यहाँ पे विषय हैं। ऊपर क्या थे? यहाँ पे हमारे केंद्रीय, ये हमारे केंद्रीय थे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रांतीय। प्रांतीय में क्या होंगे? स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, बिक्री कर, सहकारी समितियाँ, भूमि कर, प्रशासन, सिंचाई, न्याय, पुलिस, कारागार आदि। उन्नीस के अधिनियम के किन लोगों द्वारा स्वागत किया गया था? कांग्रेस के मध्यवर्गीयों द्वारा। मुंडी मैन समिति किस के लिए गठित की गई थी? मुंडी मैन समिति 1919 के अधिनियम की जांच के लिए गठित की गई थी। भारत का गवर्नर जनरल राज भी करता है और शासन भी, यह कथन संबंधित है 1919 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को दिए गए विशेषाधिकारों के संदर्भ में। यह कथन कहा गया था कि भारत का गवर्नर जनरल राज भी करता है और शासन भी करता है। किसने कहा कि 1919 के अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था? ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, बेड़ियों का जाल इन्होंने कहा इस अधिनियम को। इसका कथन था कि चेम्सफोर्ड सुधार भारत में आर्थिक शोषण तथा उसे परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया के ही अंग हैं, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। चेम्सफोर्ड सुधार जो कि 1919 का था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है इसे। भारत शासन अधिनियम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो आपको पसंद आता है
तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।